हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्वांटीगढ़ पढ़ चुके हैं, आवेश का संरक्षण पढ़ चुके हैं, दो बिंदुओं के बीच में आवेश कैसे ज्ञात करेंगे यानी कि कूलॉम्स का नियम हम पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे उसमें सीखेंगे कि कूलॉम्स का नियम एक्चुअल में लगता कैसे है। ठीक है, ये आज हमें फील होगा कि कूलॉम्स का नियम कैसे लगता है। ठीक, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जरा इसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक चार्ज हमने रख दिया प्लस क्यू, यहां पर कोई एक चार्ज प्लस क्यू हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, अब अगर इस प्लस क्यू चार्ज पे यहां पर अगर मैं कोई एक दूसरा चार्ज रख रहा हूं क्यू नॉट, अगर बहुत छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट चार्ज रख रहा हूं, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पे एक बल लगाएगा। ठीक, ये इस पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए इस चार्ज को हम ढक लेते हैं। अगर इस चार्ज को हमने क्या कर दिया, ढक दिया, तो क्या अब भी इस पर एक बल लगेगा? हाँ, अब भी इस पर एक बल लगेगा। तो वह कौन सा कारक है कि जिसकी वजह से ये फील्ड, तो ये चार्ज तो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी इस पे क्या होता है, एक बल लगता है। तो हम ये कहते हैं कि ये चार्ज जो है ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई एक चार्ज यहाँ पर रखें तो ये बाहर की तरफ इस तरफ आवेश, यहाँ बाहर की तरफ बल लगाएगा। यहाँ पर कोई एक चार्ज रख दे तो ये क्या करेगा, इस तरफ इसको क्या करेगा, बल लगाएगा। तो कोई भी आवेश होता है, कोई भी चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। इस तरीके से एक फील्ड ये अपने चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न करता है, एक फील्ड बनाएगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। और जब इस फील्ड में कोई भी आवेश आता है तो उस पे क्या करता है, वो बल लगाता है। ठीक है, देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे कि अगर कोई भी दो आवेश को लाएं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई ये दो आवेश हैं, अगर ये आवेश जो है ये आवेश अपने चारों तरफ क्या करेगा, बल बनाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। और जब इस क्षेत्र में कोई भी आवेश आएगा तो उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, बाहर की तरफ धकेल देगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड करता है। इसे हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड लगाता है। ठीक, रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ क्या करता है, इसको ढकेलता है। ठीक, अच्छा क्या ये हमेशा बाहर की तरफ ढकेलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बाहर की तरफ ढकेलता है। ये रेडियली इनवर्ट भी होता है। इनवर्ट किस केस में होगा कि जब हम यहाँ पे कोई आवेश, अगर एक माइनस आवेश ले लेते हैं, ठीक है, अगर एक माइनस आवेश लेते हैं तो यहाँ पर अगर कोई एक क्यू नॉट रखेंगे तो अब ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये हमेशा प्लस ही होगा? हाँ, ये हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। ये जो क्यू चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। और ये चार्ज जो होता है ये वेरी स्मॉल होता है। ये चार्ज जो होगा वो बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो ये और ये जो हमेशा टेस्ट चार्ज होगा, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको इस तरफ क्या करेगा, अपनी ओर इसको खींचेगा। अगर मैं यहां पर कोई एक क्यू नॉट रखूंगा तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या करेगा, ये भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, रेडियली, ये जो होगा ये रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यानी कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो देखो अगर कोई भी चार्ज होगा, अगर कोई भी चार्ज होगा, उस चार्ज को हम स्पेस में रखते हैं, यानी कि निर्वात में कहीं भी रखेंगे तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड बनाता है, बस इस पॉइंट चार्ज को छोड़कर। यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को छोड़कर ये टेस्ट चार्ज करता है, कोई भी फील्ड नहीं बनाता है। देखो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा मान लो ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है कि अगर कोई
एक चार्ज है, आवेश है, उसको मैं उठा के रख दूं स्पेस में तो ये चारों तरफ से फील्ड लाइन बना लेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां एक तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर निर्वात में वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ये क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र बनाता है। जितने आवेश होते हैं वो निर्वात में चारों ओर क्या करते हैं? एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। अच्छा, तो एक चीज कुछ लोगों के दिमाग में भी घुमा होगा, तो ये भी तो हमारा एक चार्ज है, तो क्या ये क्षेत्र नहीं बनाएगा? नहीं, ये क्षेत्र नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये परीक्षण आवेश होता है। हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट करने के लिए रखते हैं, जेब में रख के घूमते रहते हैं, छोटा सा चार्ज होता है। ये क्या करता है? कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लो कि टेस्ट चार्ज डू नॉट क्रिएट, चाहे ऐसे लिख लो कि परीक्षण आवेश कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। परीक्षण आवेश जो है वो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कोई भी परीक्षण आवेश जो होगा वो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से कूलॉम्स का नियम कुछ समझ में आएगा कि क्या चल रहा था, कि जैसे हमने एक चार्ज यहाँ पे लिया, एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर लिया? वैद्युत क्षेत्र बना लिया। और जब वैद्युत क्षेत्र बनाया तो उस क्षेत्र में कोई भी चार्ज जैसे आएगा उसको क्या करेगा? रिपल करेगा, या तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर प्लस होगा तो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि दूर भगाएगा। और अगर निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो उसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसको ये भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की लाइन जो बनती है, ये जो होता है ये पॉजिटिव से यानी प्लस क्यू से दूर जाता है, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम प्लस क्यू। क्यू से क्या करेगा? दूर जाएगा। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये माइनस क्यू की ओर होगा, ये माइनस क्यू की ओर होगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू की तरफ, क्यू की तरफ होता है। अब देखो यहाँ पे हमने हिंदी इसमें लिखा है क्योंकि इसकी हिंदी बड़ी टेढ़ी है, ठीक है, लिख दे रहा हूं, ठीक। इसको भी देख लेना। ये होता है त्रिज्यता बहिर्मुखी बोलते हैं, इसको त्रिज्यता बहिर्मुखी बोलते हैं। और इसको बोलेंगे त्रिज्यता अंतःमुखी, इसको बोलते हैं त्रिज्यता अंतःमुखी बोलते हैं। इसीलिए मैंने इसका अंग्रेजी नाम लिखा था, हिंदी नाम में लिखा था कि बड़ा टेढ़ा, बहिर्मुखी। क्या बहिर्मुखी बनाता है भाई? तो इससे अच्छा बोलो रेडियली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ क्या करता है? क्षेत्र अपना बनाता है, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि धन आवेश होगा तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो रेडियली कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? रेडियली इनवर्ड होगा, यानी कि अंदर की तरफ होगा। और हमेशा टेस्ट चार्ज होगा यानी कि परीक्षण आवेश जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा और कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और दूसरी चीज कि जो हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, वो केवल टेस्ट करने के लिए हम जेब में लेकर घूमते रहते हैं, जहां हो गया लगा के टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस प्लस क्यू को यहीं पर रहने दूं और जो हमारा टेस्ट चार्ज है यानी कि जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को और दूर बढ़ाते चले जाऊं, परीक्षण आवेश को और दूर बढ़ाते चले जाऊं, तो क्या अब ये इस पे बल नहीं लगाएगा? जैसे हमने परीक्षण आवेश को उठा के यहाँ रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद वहां रख दिया, इससे आगे दूर बढ़ाते हुए चले जाए, तो क्या ये इस पर अब ये बल नहीं लगाएगा? तो हम कहेंगे कि नहीं, गलत है। हाँ, बल अब भी ये लगाएगा, अब भी ये क्या करेगा? इस पे बल लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो बल होगा वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझो कि जो इसकी फील्ड होती है ये वेव की तरह इनफाइनाइट तक बढ़ती हुई आगे तक चली जाती है। तो ये प्लस क्यू चार्ज कहीं भी चला जाए, कितना भी दूर चला जाए, यानी कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये कितना भी दूर चला जाए, ये इस पे कुछ ना कुछ बल जरूर
लगाता है, जरूर जरूर कुछ ना कुछ बल यहाँ पे लगाता है। तो यहां से लिख लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनफाइनाइट तक क्या होती है, एक्सटेंड होती है, आगे तक बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र था। ठीक, यहां से समझ में तो आ गया ना कूलाम्स का नियम कैसे कार्य करता है, कि जब एक कोई जैसे दो आवेश लिया हमने, ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और उस क्षेत्र में जब दूसरा आवेश आएगा तो उस पे क्या करेगा, वो बल लगाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा आवेश है, अगर वो टेस्ट चार्ज नहीं है, तब अगर परीक्षण आवेश नहीं है तो वो भी क्या करेगा, अपनी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और जब ये वाला चार्ज इस वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो ये भी इसको क्या करेगा, बल लगाता है। तो इसीलिए हमने देखो जब वहां पे ये बनाया था इस तरीके से कि एक हमारा मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज Q1 है और यहाँ पे ये प्लस चार्ज Q2 है, इन दोनों को हमने सेंटर टू सेंटर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, मिला दिया, इनके बीच की दूरी, चलो हमने R ले लिया था, तो बताया था अगर इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो यहाँ पे हमने फोर्स इस तरीके से लिखा था, इधर F21, जरा याद करो जब हमने सदिश रूप बताया था, कूलाम्ब का सदिश रूप, और इस डायरेक्शन में क्या बताया था, F12, यानी कि 1 पर 2 द्वारा फोर्स। अब देखो ये भी क्या करेगा, अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, अब प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन ये भी क्या करेगा, अपना वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ना, और ये भी क्या करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज तो है नहीं, तो ये भी क्या करेगा, अपना वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो जब ये आवेश जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश जब Q2 के वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा इस तरफ पे, और जब ये Q2 आवेश जो है इस Q1 के क्षेत्र में आएगा तो ये क्या करेगा, इस पे भी बाहर की तरफ बल लगाएगा। तो यही तो हमने लिख रहे थे F12 F21 के बराबर। तो देखो यहीं से तुम्हारा कूलाम्ब का नियम निकल के आ गया। ठीक है, चलिए, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, नोट कर लीजिए इसको, एक बार नोट कर लीजिए। अब इसमें सब नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए, अब ये सब चीजें तो होगी हमारी समझने वाली। ठीक, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो उसको हम हल करेंगे इसकी सहायता से आसानी से, लेकिन हम बोर्ड का कर रहे हैं तो बोर्ड में हमें वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बोलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो, कि इसकी परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करिए। तो इसकी परिभाषा लिखो, परिभाषा ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र के लिख दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अन्य आवेश उसमें वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसमें वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम में लिखने वाला परिभाषा हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब देखो यहां पर हमने इससे पहले ये बताया कि जैसे जैसे अगर मान लो ये कोई एक आवेश प्लस Q है, अगर यहाँ पे एक मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक, तो जैसे जैसे ये Q0 जो होगा दूर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका जो बल होगा वो बल कम होता चला जाएगा यहाँ से। ठीक, तो बल कितना कम होगा या कितनी दूरी पर कितना बल लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक। तो देखो इस हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी देखा कि जैसे जैसे हम परीक्षण आवेश की दूरी बढ़ाते जाएंगे उस पे जो बल होगा बल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो परिभाषा इसको लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसमें आगे लिख लो कि इसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो कह रहा है यहाँ पर मान लो कोई एक आवेश है प्लस क्यू, तो ये जो आवेश ये क्षेत्र बनाएगा वो रेडियली आउटवर्ड क्षेत्र बनाएगा, कुछ इस तरीके से इसका क्षेत्र बनेगा। रेडियली आउटवर्ड क्षेत्र कुछ इस तरीके से इसका क्षेत्र बनेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, अगर यहाँ पर कोई एक आवेश परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर रख दिया जाए तो कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिस बिंदु पर वैद्युत बल कार्य करेगा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है इसका E बराबर F/Q0 के बराबर होता है। ये होता है इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा लेना क्योंकि ये कैसा होता है, एक सदिश रूप होता है, एक सदिश राशि होता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसका जो SI मात्रक होगा, इसका SI मात्रक होगा, तो देखो फोर्स यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारा न्यूटन आ जाएगा, और नीचे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक, अगली लाइन में लिख लो कि ये कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है। ये जो होगा ये कैसा होगा, एक सदिश राशि होगी। ठीक, ये एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक अगली चीज कि अगर कोई भी परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश Q0 यहाँ पे इस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, अगर कोई भी आवेश Q0 इस वैद्युत क्षेत्र E में रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस कण पर जो बल लगेगा या वैद्युत क्षेत्र द्वारा कण पर जो बल लगेगा यानी इस पे जो आवेश पे बल लगेगा वो बल F बराबर होगा QE के, यानी पे इस पे जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, F बराबर QE के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नोट कर लिया। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी हमें ये चीज नहीं पता चला है कि अगर कोई एक आवेश Q है, जैसे मान लो कि अगर कोई एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर Q है, इस आवेश Q से R दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है यहाँ पे। तो कह रहा है कि इस आवेश Q0 पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो ये निकालने के लिए कि R दूरी पर स्थित बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। R दूरी पर अगर कोई एक आवेश रखा है तो इस पे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे निकाल लो
ऐसा इस पे देखो बल कैसे लगेगा, बल हमारा इस डायरेक्शन में F लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पे बल लगेगा। तो आवेश Q नॉट पर वैद्युत बल निकाल सकते हो कि आवेश Q नॉट पर वैद्युत बल कितना लगेगा। तो वैद्युत बल कूलाम के नियम से लगा दो यहाँ पे, तो F बराबर कितना लगेगा, Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने K लिख दिया है। अगर निर्वात की बात की जाए तो हमें पता है कि निर्वात में K बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसका फार्मूला है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम रख दे, अगर निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम यहाँ पे रख देंगे तो सॉरी इसका मात्रक के लिए होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई निर्वात के अलावा अन्य माध्यम कर दे तो K का जो मान होगा वो K का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होगा। जरा पिछले वाले लेक्चर में सोचो, पिछले वाले लेक्चर में हमने यही तो बताया था कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू K, जहां K क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ये निर्वात के लिए 1 हो जाता है, बाकी अन्य माध्यम के लिए अलग अलग हमारा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख दिया, सीधा K का मान रख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं। तो इस Q नॉट को जरा इधर ले आओ, तो F बराबर F बाई Q नॉट बराबर KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर आ गया। और अभी हमने जो वैद्युत क्षेत्र निकाला था वो E बराबर F बाई Q नॉट के बराबर निकाला था वैद्युत क्षेत्र, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E के बराबर, यानी कि E बराबर जो होगा वो KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि इस आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फार्मूला है ये केवल वैलिड होता है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला जो वैलिड है केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही वैलिड होता है। अगर बिंदु आवेश के अलावा अगर एक्सटेंडेड चार्ज हो जाएगा तो वहां पे फार्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा। हमारे सिलेबस में जो 12th बोर्ड के सिलेबस में है केवल पॉइंट चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज अभी नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे देखो ये हमारी कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि है तो इसकी कुछ दिशा भी होनी चाहिए, अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो कि जो हमारी बल की दिशा होती है वही हमारी किसकी दिशा होती है, क्षेत्र की दिशा होती है। यानी कि अगर बल इस तरफ लग रहा है तो हमारी क्षेत्र भी किधर होगा, क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। अगर बल हमारा इधर लग रहा है यानी कि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमारा क्षेत्र भी किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल की दिशा की तरफ होती है, वैद्युत बल की दिशा के समान होती है, वैद्युत बल की दिशा के समान होती है। जो हमारी वैद्युत बल की दिशा होगी वही हमारी किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हो गया। अब जरा ये बताओ, नोट कर लिया ना इतना, ठीक, ये बताओ कि जो हमारा ये आवेश है Q, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, R दूरी पर। अगर मैं दूरी कम करता जाऊंगा तो हमारा ये क्षेत्र क्या होगा, कम होता चला जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पर भी कोई क्षेत्र होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर कोई भी क्षेत्र नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से खुद की पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र डिफाइंड नहीं होता है। तो इसको ऐसे ही लिख लो कि किसी चार्ज की वजह से, किसी चार्ज की जगह पे आवेश कर लो, किसी आवेश की वजह से, किसी आवेश की वजह से उसकी खुद की पोजीशन पर, उसकी खुद की पोजीशन पर, खुद की पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र डिफाइंड नहीं है।
उसकी पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसकी खुद की पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र का कोई भी डिफाइन नहीं होगा, इसकी खुद की पोजीशन पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना लेते हैं कि ये हमारा आर हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा। तो ई वर्सेज आर का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आर जो हो जाएगा वो टेंड्स कर जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, तो ई जो होगा वो टेंड्स कर जाएगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ टेंड्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसका ई वर्सेज आर का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक, नोट कर लो इतना, इसको नोट कर लिया। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने इतना तो पढ़ लिया। अब क्योंकि ये जो होता है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो इसका कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगा। ठीक, सदिश रूप भी होगा इसका। तो इसका सदिश रूप लिख लो कि सदिश रूप, अगर इसका हमें सदिश रूप लिखना है तो सदिश रूप क्या होगा। ठीक, तो वही चीज करते हैं कि यहाँ पे +q एक आवेश ले लिया, यहाँ से r दूरी पर बिंदु P पर एक आवेश q0 रखा, इधर फोर्स F लगेगा और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र E होगा वो होगा kq डिवाइड बाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो E बराबर निकालो kq स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं सदिश रूप में, तो यहाँ पे सदिश लगा दो। हमने बताया था कि जहां भी अगर सदिश रूप लिखेंगे तो वहां पे एकांक सदिश आएगा, क्योंकि एकांक सदिश जो होता है उसका काम ही होता है केवल दिशा बताने के लिए। तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। ठीक, और आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को इस तरीके से लिख सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ये भी इसको क्या मॉड का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चाहे ए स्क्वायर लिखे चाहे मॉड ए का होल स्क्वायर लिखे, दोनों बात क्या होती है, सेम ही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर निकल जाएगा के क्यू आर डिवाइड बाई आर का होल क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब भी देखो, अब भी जो है ये ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, आर क्यूब के नहीं है। अब भी किसका है, क्योंकि ऊपर भी तो एक आर आ गया, तो ये एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वापस में वही चीज मिल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो लिखना है कि अगर हमारा जो Q होगा उस Q को हम कब चिन्ह के साथ रखेंगे और कब बिना चिन्ह के रखेंगे। तो जब कभी भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे यानी सदिश रूप की बात करेंगे तो वहां पे Q जो होगा वो हमारा कैसा होगा, विद साइन होगा। यानी कि अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में तो जो Q होगा Q विथ साइन रखेंगे, Q जो होगा वो विथ साइन रखेंगे। और अगर वेक्टर के अलावा वैसे अगर हम स्केलर की बात करेंगे यानी अदिश फॉर्म की बात करेंगे तो Q जो होगा वहां पे साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे हम साइन नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें साइन जो होता है वही तो हमें क्या बताता है, उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलिए तो अगला टॉपिक है हमारा अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनेक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसको हम एक जगह और भी इससे पहले पढ़ चुके हैं, जहां कूलाम का नियम पढ़े थे। तो कूलाम के नियम में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे, तो यहाँ भी वही अध्यारोपण का सिद्धांत है। और जो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये भी हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता, सेम उसी तरीके से होता है जैसे वहां पर हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा था। देखो वहां पर हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक आवेश है, उस आवेश पर कई आवेशों द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो उस पर जो परिणामी बल होता था वो परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता था। ठीक, यही तो लिखा था वहां पे कि परिणामी बल जो होगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता था। तो वही चीज हमारा यहाँ पर भी लगता है कि जैसे देखो एक आवेश यहाँ पर ले लिया जाए +1, इसको नाम दो Q1, इस यहाँ पे एक आवेश ले लो -Q2 और यहाँ पर एक आवेश ले लो
प्लस का Q3 के बराबर। यहां पर अगर एक कोई बिंदु O ले लो और हमसे ये कह रहा है कि इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु पर अब किसी एक आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक आवेश, एक कोई बिंदु यहां पर है, एक प्लस आवेश Q है, इस Q की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P मान रखा था, इस पे निकाला था कि E बराबर जो होगा वो KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर, और ये जो होगा इसके बीच की दूरी क्या होती है, R के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखो कई सारे आवेश आ गए, तो वही क्या बन गया, ध्रुवण का सिद्धांत बन गया। तो हम देखेंगे कि इस आवेश की वजह से इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब देखो इस आवेश की वजह से इस पे वैद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक। अब किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र बनेगा ये भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारी कैसी होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो देखो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्या इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, ये बात तो क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं। हमें पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही बल की दिशा होती है, यानी कि जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा हमारी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक प्लस Q आवेश ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी प्लस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि रिपल करेंगे। तो ये बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, और जो बल लगेगा वही, जो बल की दिशा होगी वही हमारी किसकी दिशा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पे देखेंगे Q1 पे, तो Q1 भी जो होगा इससे वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में बनाएगा, अब जरा देखो इस तरफ तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो हो जाएगा E2 बन जाएगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र हमारा E2 हो जाएगा। इसी तरीके से E3 भी इसको बनाएगा अपनी तरफ, ये इस पे क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न करेगा। तो ये किस दिशा में होगा, जो E3 होगा वो E3 हमारी किस दिशा में हो जाएगा, E3 इस दिशा में निकल जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव के बराबर है, ठीक है। सॉरी पॉजिटिव के बराबर क्या, पॉजिटिव ही है। तो देखो यहाँ पे E नेट अगर निकालेंगे, E नेट एट O पर, यानी पॉइंट O पर E नेट का मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस का E2 प्लस का E3 के बराबर निकल जाएगा। यानी कि उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो सारे आवेशों द्वारा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। बस यही हमारा था ध्रुवण का सिद्धांत बोलो, या अनेक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अच्छा अगर हमें यहाँ पे E1 का मान लिखना रहे तो E1 का मान क्या होगा, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर होगा, ठीक। E2 का मान क्या होगा, यहाँ Q1 मान लो तो KQ2 डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे डायरेक्शन को देकर, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जरा याद करो कि जब बिंदु आवेश वाला हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत आवेश की वजह से, तो उसका फार्मूला क्या बनता था, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर आता था वहां पे। अगर इसकी वजह से देखेंगे कि यहाँ पर कितना बल लग रहा है, चलो हमने एक छोटा सा आवेश Q यहाँ पर रख दिया, अब देखेंगे यहाँ पर कितना बल लगेगा, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर लगेगा। अगर इनके बीच की दूरी को क्या मान ले रहे हैं, R मान ले रहे हैं, ठीक है। और इस फार्मूले में क्या होता है, इसमें होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, बस फर्क इसका होता है यहाँ पे Q भी आ जाता है कैपिटल Q, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ Q नहीं आता है, ठीक है। बस इतना सा फर्क होता है, बाकी सब सेम ही। चलिए तो नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। एक कोई अल्फा कण है वो 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। कह रहा है कि उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक। इस पे कितना वैद्युत बल लग रहा है ये चीज हमें यहां से निकालना है, ठीक है। तो देखो कह रहा है एक अल्फा कण, कोई एक अल्फा कण है
जो इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान हमें दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है। कह रहा है उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी उस पर कितना बल लग रहा है। तो F बराबर F का मान हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखो कह रहा है एक अल्फा कण, कोई एक अल्फा कण है वो इस वैद्युत क्षेत्र में रखा, मान लो ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक अल्फा कण जो है वो रखा हुआ है, एक अल्फा कण रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, क्योंकि ये आवेश तो पता करना पड़ेगा तभी तो हमारा मान निकलेगा। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश Q जो होगा ये होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई दम नहीं रहेगा क्वेश्चन में। हमें E पता है और Q पता है, F का मान निकालना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि E बराबर जो होता है वो F/Q के बराबर होता है, ठीक। अच्छा वहां पे हमने Q0 देखा था, ठीक है। अच्छा ये तो Q0 वहां पे हमने क्या परीक्षण आवेश रखा था इसलिए Q0 कर दिया था, यहाँ पे Q0 नहीं है तो यहाँ पे Q0 हटा देते हैं। अच्छा एक तो हमने ये भी तो पढ़ा था वहां पे कि अगर कोई भी क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे +Q आवेश है, ये +Q जो आवेश होगा ये रेडियली आउटवर्ड क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रेडियली आउटवर्ड बनाएगा। तो अगर कोई एक आवेश यहाँ पर स्थित है, हमने बताया था ना कि अगर कोई एक आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस आवेश के कण पर जो बल लगेगा वो बल हमारा कितना होता था, F बराबर QE के बराबर होता था। यहाँ करके बताया था ना यहाँ पे कि अगर कोई भी आवेश जो है वो आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस आवेश के कण पर कितना वैद्युत बल लगेगा, F बराबर QE के बराबर लगेगा। वही सेम कहानी तो कर रहा है यहाँ पे कि एक हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है, उस पे ये हमारा अल्फा कण रख दिया गया है, इस पे बताओ कितना बल लगेगा। तो आवेश निकाल लिया, आवेश पे कितना बल लगेगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सीधा फार्मूला लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा F बराबर QE के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो F बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना दे रखा है, यहाँ से हो गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू E का मान कितना दे रखा है 15 × 10⁴ तो F बराबर निकल जाएगा, यहाँ से जरा इसका गुणा कर दो तो जाएगा 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 45 और 3 48, ये हो जाएगा 48, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा गुणे 10⁻⁻19 + 4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो तो F बराबर हो जाएगा 48 × 10⁻⁻15 न्यूटन के बराबर, या तो इसको ऐसे लिख दो कि ये F बराबर हो जाएगा 4.8 × 10⁻14 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, यानी कि उस पर इतना बल लगेगा, ठीक है। अच्छा ये तो पता है ना कि ये हमने एक अंक इधर ले आए तो एक अंक क्या हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, ये चीज तो बताएं। फिर से देख लो कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 15625.5, अगर मैं दशमलव को जितने अंक बाईं तरफ लेकर आऊंगा उतना ही 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अगर जैसे देखो यहाँ पे 1562, इस दशमलव को एक अंक में बाईं तरफ लेकर आऊंगा तो यहाँ एक 10 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। और अगर मैं इसी में इस दशमलव को एक अंक और उधर लेके जाऊंगा, दाहिनी तरफ लेके जाऊंगा, अगर जितना अंक मैं दाहिनी तरफ ले जाऊंगा उतना ही 10 से क्या करूंगा, भाग करते हुए चला जाऊंगा। तो ये नियम होता है। तो इसको हमने एक दशमलव देखो यहाँ पे था, दशमलव यहाँ पे था तो दशमलव एक अंक इधर लेके आया तो एक 10 से गुणा कर दिया, 10 के पावर 1 और ये 10 के पावर -15, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। एक कूलम का आवेश और एक माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये दोनों किसमें है, निर्वात में है, ये दोनों जो है वो निर्वात में है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि दोनों किसमें है, निर्वात में। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों के
दोनों आवेशों को मिला, ऐसे लिख लो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे होगा। चल यहां से क्या कह रहा है कि दोनों आवेश इसमें रखे हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हमारा है प्लस का 1 माइक्रोकूलम। ठीक, ये जो है ये प्लस का 1 माइक्रोकूलम है। यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर, तो हमने मान लिया ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। और ये मध्य बिंदु को चलो हमने P मान लिया। ठीक, ये इसका मध्य बिंदु है और ये पॉइंट कितना है? P के बराबर कह रहा है। और इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो यहाँ पर एक आवेश नहीं है, 2 आवेश है, तो यहाँ पे जो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत था वही वाला यहाँ पर फिर लगेगा। ठीक, अब इस पॉइंट पर देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। अगर चलो इसको कुछ समझ लिए नाम दे देते हैं 1 है और इसको नाम दे देते हैं 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस आवेश की वजह से इस पे जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ तो होगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? देखो ये प्लस है, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या इस तरफ होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसको क्या नाम दे दो? E1 नाम दे दो यहाँ पे। ठीक, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी। अगर मान लो यहाँ पर छोटा सा आवेश मैं क्यों रख दे रहा हूँ, तो अब बताओ इस पे बल लगेगा और किस दिशा में बल लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा। जो उसके बाहर की तरफ है दूर भागेगा बल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस -2 माइक्रोकूलम की वजह से बल किधर लगेगा। अब चूंकि ये माइनस है तो अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो बल लगेगा वो बल हमारा किसके बराबर, सॉरी जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? E2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो E2 वाली लाइन हमने क्या बनाई है? थोड़ी सी बड़ी बनाई है, जान के बड़ी बनाई है। क्यों बड़ी बनाई है भी देख लो। देखो ये 1 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है। ठीक, -2 माइक्रोकूलम है। अब माइनस चिन्ह तो हमें केवल ये बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। अगर मैग्नीट्यूड की परिमाण की बात करें तो ये 1 माइक्रोकूलम है और ये 2 माइक्रोकूलम है। यानी कि ये जो है इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कुछ कम होगी इसके मुकाबले, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतना ही दूरी क्या ये है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ये मध्य बिंदु से इसकी भी दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। दोनों 1 सेंटीमीटर, जैसे एक आवेश हमने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, इस पे रख दिया हमने 2 कूलम आवेश, इस पे रख दिया 4 कूलम आवेश। और इसके मध्य बिंदु पे हम देखें, या ऐसे समझो कि अगर एक आवेश हमने चलो रख दिया 5 कूलम, यहाँ पे रख दिया 7 कूलम, ये पॉइंट दिया हुआ कह रहा है कि इस पे वैद्युत क्षेत्र बताओ कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र देखेंगे। अच्छा, एक चीज और कह रहा है कि यहाँ से ये दोनों दूरियां R और R दोनों क्या है? बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये आवेश ज्यादा है तो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पे इसके मुकाबले इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी बन रहा है। ये 1 माइक्रोकूलम है और कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। और दोनों से दूरियां क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इसकी वजह से ज्यादा होगा और इसकी वजह से थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया? इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, इसको क्या कर दिया? थोड़ा छोटा बना दिया। ठीक है, तो अब लॉजिकली बात थी समझने वाली। अगर तुम्हें बराबर बना दोगे तो क्वेश्चन कट करने थोड़ी जाएगा कोई इसको। ठीक है, लेकिन आना चाहिए कि इसको हम बड़ा छोटा क्यों बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? यहाँ पे ई नेट निकालना है। तो ई नेट अगर निकालोगे तो ई नेट बराबर क्या होगा? देखो ई नेट बराबर होगा, अब देखो दोनों वैद्युत क्षेत्र जो है वो दोनों वैद्युत क्षेत्र किधर है? एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में है तो उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं कि E1 प्लस का E2 के बराबर
हो जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बस इतना सा काम समझना था कि यहाँ पे ई नेट कितना होगा, E1 प्लस E2 के बराबर। ई नेट हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, और पॉइंट P हमने इसको क्या माना, मध्य बिंदु हमने मान रखा है। अब दोनों देखो, दोनों की क्षेत्र की दिशाएं क्या है, दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या सेम है, इससे दोनों क्या हो गए, जुड़ गए हैं। अगर विपरीत होता तो दोनों क्या करते, घटा देते। भी क्वेश्चन आएगा उस तरीके का भी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहली के जैसे बल कितना लगेगा, K, ये इसको मान लेते हैं Q1 है, तो ये हो जाएगा K Q1 डिवाइड बाई ये हमारा R स्क्वायर, ठीक, प्लस का इसको मान लेते हैं Q2, तो K Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर। अब दोनों पे R इसलिए माना है कि ये भी R बराबर है और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को R मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है, K और R स्क्वायर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो K बाई R स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 के बराबर। अब जरा देखो K का मान कितना होता है, निर्वात ने बोल रखा है, तो K का मान होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 डिवाइड बाई R कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब R होता किसमें, मीटर में होता है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो 1 गुणे 10 पे पावर -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आवेश कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रोकूलाम बराबर हमें पता होगा, नहीं पता तो लिख लो कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 पे पावर -6 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ Q1 का मान रखोगे तो 1 गुणे 10 पे पावर -6 प्लस का यहाँ पे रखोगे तो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर -6 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ Q2 का मान विथ चिन्ह के साथ, विथ साइन नहीं रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि R कैप भी लगाते हैं यहाँ पे स्थिति सदिश, तब हम इसका मान किस में रखते, प्लस माइनस के साथ में रखते, चीज हमने लिखा भी था वहां पे, ठीक है। अब देखो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू, यहाँ से देखो पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, 10 पे पावर -6 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक। इसको 10 पे पावर 6 को जरा ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा इंटू 10 पे पावर -6 पहले से है, और ये ऊपर जाएगा। चाहो तो एक काम करो यार, इन दोनों को क्या कर सकते हो, काट सकते हो ना, यहाँ से सीधा सीधा काट दो, बात ही खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचा है 3, तो ये हो जाएगा 9 3 27 गुणे 10 पे पावर 9 के बराबर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, यानी कि 27 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बिंदु P पर लगेगा, ठीक है। बात क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, नोट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर हमसे डायरेक्शन पूछता कि ये बताओ इसकी दिशा क्या होगी, अगर हमसे डायरेक्शन पूछता तो बताओ डायरेक्शन किधर होगी, किस तरफ दिशा होगी। देखने से लग रहा है यार दिशा किस तरफ होगी, -2q माइक्रोकूलाम की तरफ। तो अगर दिशा के बारे में पूछे तो यहाँ पे लिख दो दिशा, यहाँ पे लिख दो कि इसकी जो दिशा होगी वो कितना होगा, -2 माइक्रोकूलाम की ओर। इसकी जो दिशा होगी वो -2 माइक्रोकूलाम की ओर इसकी दिशा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दिया है एक त्रिभुज, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यहाँ पे आवेश कर दिया है +q, यहाँ पे कर दिया है -q। ये साइड दे रखा है ए और ए। हमसे कह रहा है कि फाइंड ई नेट एट पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर ई नेट का मान बताओ कि पॉइंट ए पर ई नेट कितना होगा, ठीक है। तो एक बार इसको खुद से ट्राई करो, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक। इसको खुद से ट्राई करो, एक बार कर लिया। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको मिटा दूं, थोड़ा जगह बना लूं, मैं तो नोट कर ही लिया है ना। चलो यहाँ पे है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये +q है, ये -q है, साइड ए है और ए है।
कह रहा है कि पॉइंट ए पर हमें क्या करना है, ई नेट का मान बताना है, वैद्युत क्षेत्र बताना। ठीक, अब देखो पॉइंट ए पर सबसे पहले दिखाओ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। क्यू की वजह से प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर लगेगा ही लगेगा, ये बात तो क्लियर है। किस तरफ दिशा होगी, क्या इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, इसको हम दे देते हैं ई बी। ये हमारा बी की वजह से वैद्युत क्षेत्र आ रहा है ना, तो इसको नाम दे देते हैं ई बी। तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। यहाँ पे सी की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा कुछ ना कुछ। अब इसकी दिशा किधर होगी, देखो इसकी दिशा जो होगी वो दिशा हमारी क्या इस डायरेक्शन में होगी। देखो यहाँ पे ये किसकी दिशा हो जाएगी, ई सी की दिशा निकल जाएगी, ये ई सी की दिशा निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है कि जो पहला E1 है वो भी इसी तरफ है और जो दूसरा E2 है वो भी इसी तरफ है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो हम क्या करते, जोड़ देते। और अगर एक इस दिशा में होता E1 और दूसरा इस दिशा में होता E2 तो हम एक दूसरे को क्या करते, घटा देते यहाँ पर। ठीक, आसानी से बन जाता। लेकिन अब यहाँ पर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं तो अब यहाँ पे हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट हमारा क्या इस डायरेक्शन में आएगा, जो ई आर आएगा, या फिर इसको ई नेट लिख लो, जो ई नेट आएगा, ई नेट हमारा क्या कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है हमारा यहाँ पे कि एक हमारा ये जो है ये हमारा ई बी है और यहाँ पर ये जो है ये हमारा ई सी है। ठीक, अगर रिजल्टेंट निकालो तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में ई नेट आएगा। ठीक, अब पहले जरा ई बी का मान लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ई बी का मान लिखें तो ई बी बराबर हमारा कितना होगा, के क्यू, यहाँ पे क्यू आवेश तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये साइड कितना दे रखा है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा जरा ईसी निकालो, तो ईसी अगर निकालोगे तो यानी कि सी की वजह से वैद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर के बराबर। दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या मान ले रहे हैं, एक ई के बराबर मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो तीनों की साइड क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, यानी कि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी साइड कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। अगर ये 60 डिग्री होगी तो ये हमारा कितना होगा, क्या 120 डिग्री होगा, ये हमारा 120 होगा। इतनी बात तो क्लियर है ना, ये 60 है तो ये हमारा कितना 120 है, ये भी हमारा 60 होगा और ये भी हमारा क्या होगा 60 होगा। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालते थे कि अगर मान लो ये हमारा एक वेक्टर बी वेक्टर है और इस तरफ जो है सदिश जो है सदिश ए है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी बल निकालना है। अगर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको अगर परिणामी बल निकालना है तो परिणामी बल ए बी चाहे रिजल्टेंट लिख दो। तो एफ रिजल्टेंट अगर निकालना है तो एफ रिजल्टेंट क्या होता था, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता था। अब देखो फिर वही चीज यहाँ पे क्या करना है, लगाना है, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, इसका एंगल 120 डिग्री तो हमें पता ही है। ठीक है, सिंपल सा कहानी है, इसके बाद तो आसानी से हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ई नेट। तो ई नेट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, रूट में, इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत है नहीं, इसको तो पता होगा। ए बराबर ये ए भी, ए जो है वो भी हमारा ई है और बी जो है वो भी हमारा कितना है, ई है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस का ई स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है, 120 डिग्री। ठीक, ये पूरा कोण हमारा कितना है, 120 डिग्री है, ये कोण जो है 120 डिग्री है। तो यहां से निकल जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस का 2e स्क्वायर इंटू cos 120। अब cos 120 का मान निकालो, तो cos 120 का मान जो हो जाएगा वो -1/2 के बराबर होगा। अब अगर ये मान निकालना नहीं आता है तो हमारा लेक्चर है इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक पे, आप जाके एक बार इसको जरूर देख लो, उसके बाद cos 120 का मान निकालना आ जाएगा। अच्छा चलो देख लेते हैं जल्दी से 120 का मान कैसे निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 पे चेंज होता है, cos किसमें चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ये cos 120 का मान, cos 120 का मान आसानी से निकल गया। तो अब नहीं देख लो तो एक बार जाकर उस लेक्चर को देख लो, तो ये मान निकालने वाली जो चीजें हैं पूरा एकदम क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, चलो तो यहां से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा रूट में 2e स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा e स्क्वायर, तो बचेगा कितना, रूट में e स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बाहर निकलेगा e के बराबर। और e का मान हमारा कितना आया है, e का मान जो आया है वो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर के बराबर निकल जाएगा। यानी कि जो e नेट आएगा वो e नेट हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा काम
हमने किया यहाँ पे, ये देखा कि इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अब दोनों का क्या कहते हैं, रिजल्टेंट निकाल दिया, बस रिजल्टेंट निकाल के मान आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहां पे एक आवेश प्लस क्यू रख दिया, ठीक, यहां से L दूरी पर एक आवेश रख दिया 4Q रख दिया, एक आवेश 4Q रख दिया। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ आवेश 4Q, यहाँ आवेश Q कर दिया, यहाँ पे 4Q कर दिया। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा शून्य होगा। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन, नोट कर लिया। चलिए फिर से मैं मिटा के कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने आवेश ले लिया Q, ठीक, यहाँ से L दूरी पर हमने आवेश ले लिया 4Q, ठीक, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी क्या प्लस है। ये आगे की तरफ भी बढ़ती हुई जाएंगी, इसी तरीके से ये आगे की तरफ भी बढ़ती हुई जाएंगी। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, उनके बीच की दूरी L दे रखी है। कह रहा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो 0 होगा। ठीक, तो जरा हम यहाँ पर सोचते हैं इस तरफ, क्या इस तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र कभी 0 हो सकता है। ठीक, अगर मान लो हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अगर हम इसको इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक, इस पॉइंट पे इस 4Q की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होगा 4Q की वजह से। इसको मान लो कि हमारा 1 है और इसको मान लो ये हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, E2 आएगा। ठीक, इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी दिशा में होगा, ये हमारा क्या होगा E1 होगा। अब देखो दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो ये कभी भी 0 हो सकती है, कभी भी 0 नहीं हो पाएंगी। कि और ऐसे भी लॉजिकली सोचो 0 नहीं क्यों हो पाएंगी, क्योंकि ये आवेश क्या है, छोटा है, तो ये आवेश छोटा है, तो यहाँ दूर पर आकर लगाएगा, इतनी दूर जब अपना वैद्युत क्षेत्र दिखाएगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत कम होगा। और ये बड़ा है और इसके क्या है, पास में भी है, और जब इसके पास में भी है तो इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो होगा ये हमारा 0 नहीं हो पाएगा। ये केस तो हमारा गलत हो गया। ठीक, यहाँ पर आते हैं इस तरफ वाले में, अगर मैं यहाँ पर निकालूं वैद्युत क्षेत्र, तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर ही होगा। E2 इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र मान लो ये E2 के बराबर है। अब देखो एक तरीके से सोचो तो हो सकता है कि ये 0 बन जाए, लेकिन फिर भी एक तरीके से सोचो 0 बन सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, तो दोनों ऐड होंगे तो कभी भी दोनों 0 नहीं बन पाएंगे। वैसे देखो तो ये हमारा क्या है, ये प्लस है, तो इसका आवेश क्या होगा, इधर कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ Q है और यहाँ 4Q है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते आवेश थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके मिड यहाँ पे किसी पॉइंट पे मान लो, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ P, इस पॉइंट पे निकालता हूँ, तो इस पॉइंट पे निकालूंगा तो देखो इसकी वजह से जो आवेश होगा वो हमारा आवेश किधर होगा, इस तरफ होगा, ये हमारा हो गया E2 हो गया। ठीक, यहाँ पे E2, और इस आवेश की वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 होने के चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे 0 क्या हो सकता है। हमें करना क्या है कि हमारा जो E नेट है वो E नेट किसके हो जाए, 0 के बराबर निकल जाए। अगर E नेट हमारा 0 के बराबर लाना है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा E1 जो होगा
वो E1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाए। देखो अच्छा एक चीज और देखो, जो हमने यहाँ पे बिंदु लिया है, इस बिंदु को प्लस Q के पास में लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये छोटा है तो इसका क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा, और ये बड़ा है तो इसका क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं मध्य में ले लेता ये बिंदु तो ये ज्यादा क्षेत्र लगाता, नहीं वैद्युत क्षेत्र अधिक होता, इसका वैद्युत क्षेत्र कम होता, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसको पास में लिया हूं तो दूर आते आते इसका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, और इसका वैद्युत क्षेत्र पहले से कम है, तो हो सकता है दोनों आपस में क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो ई नेट जीरो करना, तो वहां से मैं E1 बराबर क्या कर दिया, E2 के बराबर कर दिया, E1 माइनस E2 कर दो, बात हमारी वही मिलेगी। अब जरा E1 का, अच्छा एक काम और करते हैं कि E1 का मान लिखने से पहले यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, x है, तो यहां से इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, L माइनस x के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी जो है वो पूरी दूरी हमारी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी L है, और ये दूरी x हो गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, L माइनस x के बराबर हो जाएगा। ठीक, L माइनस x हो गया ये दूरी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ मान रखना है, x का मान निकाल लेना कि किस पॉइंट पे जाके दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक, चलो यहाँ से E1 का मान निकालेंगे तो जाएगा KQ डिवाइड बाई दूरी कितना है, x स्क्वायर। ठीक, ये दूरी हमारी कितनी है, x है। यहाँ पे आ जाओ K इंटू आवेश कितना है 4Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो R का मान कितना है, L माइनस x का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक, यहाँ से देखो K से K कैंसिल होगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जरा L माइनस x को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा L माइनस x डिवाइड बाई x का क्या निकल जाएगा, होल स्क्वायर, दोनों को एक में करके लिख दो, ये हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स बराबर प्लस माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। अब एक बार क्या ले लो, प्लस ले लो, और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। तो जब प्लस का चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका जरा गुणा करोगे, त्रिज्या गुणा करोगे यहाँ से, तो L माइनस एक्स बराबर 2x, x को उधर ले जाओ तो L बराबर हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, L बाई 3 निकल जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, जब L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर माइनस 2 लोगे तो हो जाएगा L माइनस एक्स बराबर माइनस 2, तो L बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो माइनस 2x तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस का x, तो L बराबर कितना हो जाएगा, माइनस x के बराबर। या ऐसे देखो कि x बराबर कितना होगा, माइनस L होगा, तो क्या ये कभी माइनस L हो सकती है x की दूरी, तो ये हमारी तो वैलिड नहीं हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, L बाई 3 हो जाएगा। यानी अगर x का मान मैं L बाई 3 पर रखता हूं, अगर मैं बिंदु को L बाई 3 दूरी पर रखता हूं, तो आवेश जो होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जितना आवेश उस बिंदु पर, जितना आवेश, या ऐसे बोलो कि उस बिंदु पर जितना वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा, उतना ही वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये भी उत्पन्न करेगा, अगर x का मान कितना कर दे, L बाई 3 के बराबर कर दे। यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो जहां पे इस बिंदु पर जिस बिंदु पर ये L का मान, या ऐसे बोलो कि जिस बिंदु पर x का मान L बाई 3 हो जाएगा, उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, इसका 0 के बराबर आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट कर लिया। चलिए एक नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, इसी का शॉर्ट ट्रिक भी है, आसान तरीके से कर सकते हैं। नोट डाल लिखो, शॉर्ट ट्रिक लिख लो, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर प्लस और प्लस आवेश हो जाए, या फिर माइनस और माइनस आवेश हो, यानी कि दोनों आवेश या तो प्लस हो जाए या फिर दोनों आवेश कैसे हो जाए, माइनस हो जाए, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों आवेशों को लिख लो। तो वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में शून्य होगा, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के बीच में जो होगा वो शून्य होगा। और वो कितना मान होता है,
x बराबर होता है रूट में q1 डिवाइड बाई q1 प्लस का q2 रूट में रहेगा और इंटू l के बराबर, जहां पे हमारा q1 जो होगा वो स्मॉलर चार्ज होगा। ये q1 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज यानी कि छोटा चार्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं कि अगर या तो दोनों प्लस हो जाए या फिर दोनों कैसे हो जाए, माइनस हो जाए। तो उस केस में किस बिंदु पर हमारा वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर हमारा जीरो होगा। और वो जीरो कहां पे होगा, रूट में q1 अपान रूट में q1 प्लस रूट में q2 के बराबर, और q1 जो होगा हमारा क्या होगा, स्मॉलर चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, इसको करके भी देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। इसको नोट कर लिया ना। चलिए देखो, अगर हमारा q1 क्या कह रहा है, स्मॉलर चार्ज होना चाहिए, तो हमारा स्मॉलर चार्ज कितना है, q है। तो जरा q1 का मान कितना रख दो, q रख दो, और यहाँ से q2 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4q के बराबर हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे x का मान रखो। तो जब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो ये बनेगा रूट में q1 की जगह पे कितना जाएगा, q डिवाइड बाई रूट में q1 की जगह पे q और प्लस का रूट में q2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4q के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, नीचे से x बराबर रूट में q डिवाइड बाई, नीचे से रूट में q कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का रूट में कितना जाएगा, 4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस का रूट 4 कितना होगा, 2। तो ये बराबर निकल जाएगा, ये बराबर निकल जाएगा हमारा 1/3 के बराबर। अच्छा एक ही छूट गया है रूट में l, सॉरी l, इसको क्या कर लो, l से क्या कर लो, मल्टीप्लाई भी करते चलो, l से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इंटू l है, ठीक। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 1 अपान जो जाएगा 1 प्लस का 2 इंटू l के बराबर। तो देखो कितना आ गया, l/3 के बराबर आ गया। वही तो हमारा आंसर आ रहा था। तो इस शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जा रहा है जहाँ दोनों प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस हो, अगर दोनों प्लस होंगे दोनों माइनस होंगे तभी ये चीज हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक ले लिया प्लस q आवेश, यहाँ पे लिया प्लस q आवेश, यहाँ से l दूरी पर हमने ले लिया माइनस q आवेश, यहाँ से l दूरी पर माइनस q आवेश हमने ले लिया। ठीक, यहाँ पे l दूरी पर माइनस q आवेश ले लिया। इनके जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है, l है। ठीक, अब फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन वही है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली किस रेखा पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लिख लो इसको दोबारा, वही क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लिया। एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको कर रहा हूं। चलिए एक बार खुद से ट्राई करो, इसको कैसे बनेगा ये। ठीक, कर लिया। चलिए अब देखते हैं, जरा इसको आगे तक बढ़ा दो। ये क्षेत्र कुछ लाइन जो होगी इस तरीके से बढ़ते हुए आगे तक चली जाएगी। ठीक है, जरा यहाँ कहीं पर हम पॉइंट पे देखते हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमारा जीरो होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो जीरो होगा। तो जरा देखो, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इसकी वजह से भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे ये जो है ये हमारा कैसा है, माइनस है, और ये प्लस है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान लो P निकाल लो, तो माइनस की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर तो हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में हो गए। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, इसको वही पॉइंट P दे देते हैं। तो अगर इस P पॉइंट पर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र देखोगे तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी हमारी किधर होगी, इस दिशा में होगी। जो इसको नाम दे देते हैं 1 है, इसको नाम 2 है, यानी कि इसको नाम देते हैं कि ये हमारा E1 है और ये हमारा क्या E2 है। तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये हमारा E1 किधर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, हो जाएगा। इसको दे दो क्योंकि इसकी तीव्रता ज्यादा है। ठीक है, ठीक, दोनों को 1 1 कर दिया, इसको 2 कर लो, ये 1 है
और ये 2 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, E1 हो जाएगा। ठीक, अब जरा ये बताओ कि क्या यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? आप कुछ सोचो, क्या वैद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? एक तरीके से देखो तो लग रहा होगा देखने में कि हाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि एक की दिशा इधर है, दूसरे की दिशा इधर है, दोनों घटेंगे तो हो सकता है दोनों आपस में 0 हो जाए इस पॉइंट पे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो इस पे आवेश कितना है 9q है, तो 9q की वजह से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ये तो पहले से उससे देखो कितना छोटा है, और यहाँ तक आते 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 तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। जब और कम हो जाएगा उसका क्षेत्र, और उस वैद्युत क्षेत्र जो होगा और कम होता चला जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 हमारा नहीं बन सकता है। देखने में तो लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसका जो होगा क्षेत्र क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और इसका क्षेत्र क्या होगा, कुछ कमजोर हो जाएगा, इसलिए वहां पर नहीं बन पाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या दूरी भी अधिक है। यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे बन पाएगा 0? अगर ये पॉइंट पे ले लो तो यहाँ पे बन पाएगा। तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र हमारी इस दिशा में आएगा, ये हो जाएगा हमारा E1 हो जाएगा। इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र हमारी इस दिशा में होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा E2 हो जाएगा। तो अब जरा सोचो क्या यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ पे 0 हो जाए? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 0 हो जाए। देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बनेगा E1। अब ये देखो इससे जो है ये तो क्या है, बड़ा है, लेकिन इसकी दूरी जो है जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो दूरी भी तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा है। दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा होने की जैसे जैसे इसे दूर जाता जाएगा इसके जो वैद्युत क्षेत्र होंगे वो क्या है, कमजोर होते चले जाएंगे, यानी कि उतना स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद अब हो सकता है कि E1 और E2 एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट हो जाए, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो सकता है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना अगर कहीं भी प्लस और माइनस या माइनस प्लस करके दिया है दोनों आवेश, तो जिस तरफ हमारा आवेश छोटा होगा, जिस तरफ आवेश छोटा होगा उसी तरफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। आप खुद भी इसको सोच के देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा ई नेट निकालना है। ई नेट क्या करना है, 0। तो यहाँ से हमारा E1 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, E2 के बराबर निकल जाएगा। ठीक, E1 का मान इसको लिखता हूँ, ई नेट हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, E1 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा E2 के। E1 का मान निकालो। अच्छा जरा एक काम करो, दूरी भी मान लेते हैं कि ये दूरी मान लो कि यहाँ से ये दूरी जो है, ये दूरी हमारी कितनी है, x के बराबर है। तो यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x प्लस एल के बराबर है, क्योंकि इतनी दूरी l है और ये दूरी मिला दोगे तब जाके आप पहुंचोगे, तो कितना हो जाएगा l प्लस x, और इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो E1 निकालो, कितनी हो जाएगा k q डिवाइड बाई r स्क्वायर, r की जगह पे कितना है x स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा k q डिवाइड बाई x स्क्वायर बराबर का E2 के निकालोगे तो k q का मान कितना है 9q। अब यहाँ ध्यान रखना आवेश को चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ सदिश रूप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा x प्लस एल का होल स्क्वायर के बराबर। q के कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो हो जाएगा x प्लस एल बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितना बचेगा, इधर 9 बचेगा, तो इधर हमारा बन जाएगा x प्लस एल बाई एक्स। x प्लस एल बाई एक्स जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। और एक बार क्या ले लो, प्लस, एक बार ले लो प्लस का चिन्ह, और एक बार क्या ले लो, माइनस का चिन्ह ले लो यहाँ से। तो जब प्लस का चिन्ह लोगे तो यहाँ से प्लस का चिन्ह लेने पे क्या बनेगा, x प्लस का l बाई एक्स बराबर 3 बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का l बराबर हो जाएगा 3x, तो x को उधर ले जाओगे तो l बराबर निकल जाएगा 2x, माइनस में घट जाएगा तो x बराबर निकल जाएगा l बाई 2 के बराबर आ जाएगा। जरा माइनस वाला एक बार लेके देख लो, तो हो जाएगा x प्लस l बाई एक्स बराबर माइनस का 3, तो x प्लस l बराबर हो जाएगा माइनस का 3, इसको माइनस 3x, इसको उधर ले जाओगे तो l बराबर माइनस 3x माइनस x, तो l बराबर हो जाएगा माइनस 4x, तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस l बाई 4 के बराबर। ये तो हमारा पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा l बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा, l बाई 2। यानी कि हम अगर बिंदु को छोटे आवेश से आधी दूरी पर उठा के रख दूंगा, जो l है l बाई 2 दूरी पर रख दूंगा, तो आवेश क्या हो जाएगा, 0 के बराबर निकल आएगा। ठीक है, अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक उसी तरीके से है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो।
इसका जो शॉर्ट ट्रिक बनेगा उसी तरीके से, अगर एक प्लस और माइनस हो जाए या फिर माइनस और प्लस हो जाए, अगर प्लस और माइनस मिल जाए या माइनस और प्लस मिल जाए तो जीरो किधर होगा, जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र छोटा होगा, जिस तरफ आवेश छोटा होगा उसी के करीब, या ऐसे लिख लो इसको, छोटे आवेश की तरफ, इसको लिख लो कि छोटे आवेश की तरफ, छोटे आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। छोटे आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब इसको निकालने का भी तरीका है कि x बराबर हो जाएगा रूट में q1 डिवाइड बाय रूट में q1 माइनस का रूट में q2 इंटू एल के बराबर आ जाएगा। ये होगा इसका तरीका, यहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको एक बार नोट कर लो, फिर वहां से चेक भी कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। तो इस तरफ का नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो ठीक। जरा यहाँ पे रखो x का मान, x बराबर q1 का मान कितना है? अच्छा यहाँ पे भी वही लिख लेना कि जहाँ पे जो q1 जो होगा वो स्मॉलर चार्ज होगा, जो छोटा चार्ज होगा उसको हम क्या मानेंगे, q1 मानेंगे। जो छोटा चार्ज होगा उसको क्या मानेंगे, q1 मानेंगे। तो यहाँ से निकालोगे तो q1 बराबर कितना मिलेगा, q, और जो हमारा q2 होगा, यहाँ से जो q2 होगा वो q2 बराबर निकल जाएगा 9q के बराबर निकल जाएगा। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर होगा हमारा रूट में q1 का मान कितना है, q डिवाइड बाई रूट में q1, तो हो जाएगा q माइनस का रूट में q2 का मान कितना दे रखा है, q2 का मान दे रखा है 9q के बराबर होगा। q2 का मान जो होगा वो 9q के बराबर होगा। ठीक, देखो थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे कर लो कि q2 माइनस का रूट में q1 के बराबर होगा। ये जो होगा वो q2 माइनस रूट में q1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ q2 कर लो, तो q2 का मान कितना है 9q और q1 का मान कितना है रूट में q। पूरे में से क्या q बाहर निकलेगा तो हो जाएगा रूट में q, पूरे में से q रूट q बाहर निकाल लो तो हो जाएगा रूट में 9 माइनस का 1। यहाँ से अच्छा इंटू एल भी चल रहा है, इंटू एल यहाँ पे हो जाएगा इंटू एल, तो x बराबर निकल जाएगा 1 अपॉन रूट में 9 का मान कितना होगा 3 माइनस 1 इंटू एल के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा, l/2 के बराबर निकल जाएगा। यानी कि l/2 देखो आंसर कितना है, l/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो होगा ये हमारा q1 नहीं होगा, वो q2 माइनस रूट में q2 माइनस रूट में q1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा। जब एक आवेश प्लस और दूसरा आवेश माइनस कर दिया जाए तो जो आवेश छोटा होगा उसी की तरफ हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। ठीक है, और शून्य किसके और कितनी दूरी पर शून्य होगा, ये हो जाएगा रूट में q1 अपॉन रूट में q2 माइनस रूट में q1 के रूट में q1 इंटू एल के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक अगले लेक्चर तक पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।